कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार वह शब्द होते हैं या हम कहें कि वो चीज जो काव्य सौंदर्य बढ़ाने का साधन हो, वो अलंकार है। अलंकार, हम अपने आप को भी अलंकृत करते हैं, गहने पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। वह सब चीजें हमारे शरीर को अलंकृत करती हैं और वो हमारे लिए अलंकार है। उसी प्रकार जब कोई शब्द पद क्या एक काव्य के सौंदर्य को निखारता है, उसको सुंदर बनाता है, उसको अलंकार कहते हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको एक जो पूरी परफेक्ट डेफिनेशन है वो बता देती हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना, जो मैंने आपको बताया। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है और इससे सुंदरता को बढ़ाने से चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वह शब्द पद वो है जो किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ओके, ये तो हो गया, आप सबको समझ आ गया। बड़ी आसान सी लाइन है। जैसे कि हम गहने पहनते हैं फॉर द शब्द कि एक काव्य के लिए ये एक गहने है। हम इंसानों के लिए ज्वेलरीज आर गहना, तो अलंकार किसका गहना है? काव्य का। ठीक है। अलंकार के प्रयोग से कविता अधिक प्रभावशाली होती है। अलंकार के प्रयोग से कवि की कलात्मकता क्षमता का प्रतीक होता है। अलंकारों से काव्य का भावाभिव्यक्ति अधिक सुंदर हो जाते हैं। मतलब उसमें भाव जैसे उत्पन्न करने होते हैं, एक अलग सा ब्यूटीफुल सा मीनिंग निकल के आता है, सुंदर सा मीनिंग आता है। ठीक है। हिंदी साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है, कहीं शब्द के प्रयोग से और कहीं अर्थ के चमत्कार से। मतलब देखो, कहीं तो शब्द प्रयोग करे गए, जैसे कि हम लेते हैं कमल, अच्छा शब्द है कमल, फूल, अच्छा एक प्लीजेंट चीज में लिया जाता है। ठीक है। तो भाई अर्थ, किसी चीज को हम अर्थ में ले लें, इसका अर्थ ले लें, तो ये किसी चीज का अर्थ या वो शब्द जब प्रयोग में आए, उनसे अलंकार की मुख्य चमत्कार होता है शब्द से और अर्थ से। तो अलंकार इसी क्या कहेंगे आधार पर अलंकार दो भेदों पर बांटे गए हैं। शब्द अलंकार, शब्द के अनुसार या शब्द के आधार पर जब किसी काव्य का सौंदर्य साधन पड़ेगा तो वह शब्द अलंकार होगा, और अगर अर्थ के अनुसार किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ेगा तो वह अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, समझ आया? आ गया। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, अलंकार के दो भेद हैं, हमने पढ़ लिए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक को समझना है, उसको कंसेप्ट बनाना है। हमें सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना, हम बस इसको इनके भेद पढ़ना और सॉल्यूशन, नो, हमें अच्छे से एक एक चीज को समझनी है, इसलिए हम एक डेफिनेशन पर जाएंगे। तो पहले शब्द अलंकार पे आ जाते हैं। काव्य में जहां किसी विशेष शब्द के प्रयोग से के कारण, देखो काव्य में जहां पर भी किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण, अभी मैं आपको इसका एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे हो गया, मिटा मोधु मन भाए मलिने, इसमें शब्दों के अनुसार ही एक सौंदर्य प्रस्तुत हो रहा है ना, कि माँ की उत्पत्ति हो रही है बार बार, आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, आवृत्ति, तो माँ की आवृत्ति, एक अलग सी चीज प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो ये शब्द अलंकार। अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत
आने वाले कुछ प्रमुख अलंकार ये हैं। उनमें से एक है अनुप्रास, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया वह अनुप्रास अलंकार का था, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इनको भी हम देखेंगे। अभी हमने शब्द अलंकार की अच्छे से डेफिनेशन समझी है कि काव्य में जहाँ शब्द के कारण कोई विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। ठीक है, बहुत आसान से डेफिनेशन है। शब्द अलंकार से ही हमें समझ आ रहा है कि ठीक है, आप तो इतने समझदार हो, एक बार में समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अनुप्रास अलंकार पे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ किसी एक वर्ण क्या होता है? जैसे क ख ग है तो क ख, तो क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, च एक वर्ण है, ड एक वर्ण है, और जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था म, वो भी एक वर्ण है। मतलब क से घ ये सब एक, और अ ई ये सब क्या है? वर्ण। मतलब स्वर और व्यंजन ये सब क्या होते हैं? वर्ण। हम इनको किस में लेते हैं? वर्णमाला में लेते हैं ना। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन। तो किसी एक वर्ण की बार बार रिपीटिशन या आवृत्ति होती है तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, गॉट इट। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, खेल रही थी जलधर में, जलथल में। अब इसमें आप बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगी। देखो मैंने क्या बताया था? वर्ण की आवृत्ति, वर्ण क्या है? च च ज ज, मतलब क ख ग कुछ भी, ठीक है, हर एक वर्ण। तो इसमें क्या देख रहे हो? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मुझे तो यहाँ पे पता क्या लग रहा है? देखो ये तो कुछ चा यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी चा आ रहा है, इसमें भी चा आ रहा है। तो यहाँ पे चा चा की आवृत्ति दिख रही है आपको? मुझे तो दिख रही है। ठीक है, च च च, तो मतलब चा चा बार बार रिपीट हो रहा है ना। च वर्ण एक, देखो काव्य की पंक्ति है, ये काव्य पंक्ति में च च च च बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा अनुप्रास अलंकार। कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुप्रास। और अब देखो, हमें बस आगे नहीं देखना। अब इस वाले में देख रहे हो? खेल, जल, थल, किसकी आवृत्ति हो रही है? ल ल की। तो ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें। एक ही पंक्ति में दो वर्णों की आवृत्ति है। किसकी? इसकी चा, चा और ला की। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में चा चा की आवृत्ति है और नीचे वाली में ल ल की। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। इसके एक दो उदाहरण और बताते हैं, फिर हम यमक अलंकार पे चलते हैं। देखो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से समझो तो बेहतर है। ठीक है, इसकी हम देख लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें आपको क्या लग रहा है? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, तो त की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इसमें क्या है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। तो पहले के दो वर्ण में आप देख रहे हो, दो शब्दों में, कि कस्तूरी और कुंडली में क की आवृत्ति हो रही है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। और आपको एक बार वो याद दिला दूं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि देखो एक मिनट, कहाँ चला गया? मीठा मोदू मन भये मलिने, ये वाला हमने उदाहरण लिया था ना। मीठा मोदू मन
म म म म म की आवृत्ति है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार। बहुत आसान है इसको छाटना, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए एक असाइनमेंट डाल दूं, उस पर अपलोड कर दूं डिस्क्रिप्शन में। आई विल ट्राई। ओके, अब चलो यमक पे चलते हैं, यमक बुला रहा है हमें। जब काव्य में एक ही शब्द से ठीक है, एक ही शब्द से क्या होता है, अधिक बार एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए, और हर शब्द का और उसी शब्द का हर बार मतलब क्या हो, भिन्न हो, तो वो यमक अलंकार है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो? अरे क्या बात कर रही, मैं समझाती हूँ ना। देखो, हमें एक काव्यबंदी दी है, ठीक है, काव्यबंदी समझो दी हुई है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, ये हमारे पास है, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखो, आपको कौन सा वर्ड 2 बार दिख रहा है, बताओ। घटा, ठीक है, दिख गया ना। अब घटा में क्या है कि ये प्रयुक्त तो घटा ही घटा है। अब तुम सोच रहे हो किसी का घटना, ठीक है, घटना सोच रहे हो। अब काली घटा को अगर हम एक साथ ले, काली घटा किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं ना, काली घूमने वाले बादल को काली घटा। तो काली घटा का घमंड घटा का मतलब हुआ कि काली घटा का घमंड को कम कर, काली घटा जो बादल है उसकी घमंड को कम कर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार तो घटा का शब्द है छाए हुए हैं, कि काली घटा बादल छाए हुए हैं, और दूसरी बार जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा कम होना, ठीक है। ये तो छाए हुए हो गया, और ये होगा कम होना। थोड़ी हैंडराइटिंग को माइंड मत करिएगा, ठीक है। आ गया। तो हमें क्या समझ आया यमक अलंकार से कि एक काव्य पंक्ति में अगर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, और दोनों बार मतलब जितने 2 3 4 बार जितनी बार शब्द है, पता हमें कुछ फिक्स थोड़ने की 2 ही बार आएगा, ठीक है। तो जितनी बार भी कोई शब्द है उसका अर्थ हर बार विभिन्न हो, मतलब अलग होगा, तो ही वह यमक अलंकार होगा, ठीक है। चलो, हमारे कौन कौन से हो गए हैं, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, श्लेष पे चलते हैं। चलो श्लेष पे जाते हैं। अब श्लेष भैया क्या है, अब श्लेष भैया कह रहे हैं कि वो है, देखो, काव्य में जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो। अब उसमें क्या था, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, एक शब्द है वो एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, उसका दोनों बार मतलब अलग है। पर इसमें क्या हो रहा है, श्लेष में भैया ने चुरा लिया। भाई देखो, एक शब्द ही है, जैसे पट, एक उदाहरण है इसका इसलिए बता रही हूँ। वाला पट का मतलब क्या होता है, दरवाजा, ठीक है। और एक पट का मतलब होता है कपड़ा, मतलब जो हम वेयर करते हैं कपड़े, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं इसमें चिपके हुए। इसका उदाहरण बताती हूँ। मंगन को देख देत पट बार बार, कि मंगन कौन होता है, भिखारी, ठीक है। भिखारी को देख देत पट बार बार, या तो तुम दरवाजा उसके मुंह पे मार रहे हो कि भाई जाओ हमारे पास नहीं है कुछ भी, ठीक है। और दूसरे पट का मतलब अगर हम लें तो क्या, मंगन को देख, भिखारियों को देख के क्या लग रहा है कि बार बार कपड़े दे रहे हो उसे, पट देते बार बार, ठीक है। 2 शब्द आ गए, 2 अर्थ आ गए, एक शब्द के 2 अर्थ आ गए, तो यहाँ क्या हो गया, श्लेष हो गया। यहाँ पे क्या होता है, चिपकते, एक ही शब्द के ऊपर उसके विभिन्न अर्थ चिपकते, वहां विभिन्न क्या थे, वहां भी
अर्थ थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द के ऊपर चिपक रहे हैं, वो अलग अलग मतलब 2-3 शब्दों के ऊपर चिपक रहे थे। ठीक है, हो गया, कुछ कंफ्यूजिंग है? एक बार मैं आपको एक जो फेमस होगा अगर इसमें लिखा है देखती हूँ, बताती हूँ आपको। एक बहुत मेन है, मधुवन की छाती मधुवन की छाती को देखो मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। ओके, तो इसमें क्या है, मधुवन की छाती, मधुवन क्या है, जंगल, मधुवन क्या होता है, जंगल की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब कलियों में कुछ गड़बड़ लगी है भाई, कलियों को दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो फूल के खिलने से पहले जो ऐसे होते हैं, क्या हो गया, जैसे एक फूल खिल रहा है, ठीक है, इससे पहले वाला जो रूप होता है इसका, ये कली होती है ना, फिर ये फूल बनता है ऐसे। तो ये एक कली तो ये हो गई, और दूसरी कली क्या है कि यौवन से पहले की अवस्था, यौवन से पहले की अवस्था मतलब जब ये क्या थी, अपनी छोटी उसमें थी। कली एक की भी होती है ना, जैसे पेड़ है, ये पेड़ नहीं पौधा, पेड़ तो कहीं जा रही हूँ, एक पौधा है, यहाँ पे इसकी पत्तियां वत्तियां निकल रही हैं। ठीक है, और यहाँ से इनके छोटे छोटे ये ब्रांचेस, इनको भी कलियां कहते हैं। तो मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इसमें कलियों का अर्थ आ रहा है कि या तो ये फूल वाली कली सूख गई, या तो ये ब्रांचेस, ठीक है, जो नई नई हरी हरी छोटी छोटी कच्ची कच्ची जो ब्रांचेस उगती है, वो हो गई एक कली। तो समझ आया, तो श्लेष के हो गया अर्थ, मतलब चिपक रहा है ना, इसमें हमें पता नहीं कि क्या सूखा है। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, सॉरी, ठीक है, माइंड मत करना इस चीज को। कलियां, कलियों के दो अर्थ आ गए। तो ये चीज है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और उदाहरण करो, वैसे श्लेष हो गया हमारा, एक और उदाहरण करा देते, कोई बात नहीं। क्या जा रहा है इसमें हमारा, बढ़िया हो जाना बल्कि, क्योंकि ये सबसे फेमस वाले उदाहरण है, ये तो आ ही सकते हैं। जितने सॉरी जितने भी उदाहरण मैं दे रही हूँ ना आपको, सारे फेमस वाले उदाहरण हैं, ये आ ही सकते हैं। इनके चांसेस 100% होते हैं, मतलब 98% होते हैं कि ये आ सकते हैं, एक दो कोई भी इसमें से। अब देखना यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या वहीं लिखूँ, यहाँ से बैठ रहा हाथ। सुब्रन को ढूंढत फिरत सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि
व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे देखो, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी और चोर। अब सुबरन के यहाँ पे दो अर्थ है। सुबरन का पहला अर्थ जो है वो है कवि। ठीक है, सुबरन के यहाँ पे तीन अर्थ है। तो पहला है कवि, फिर सुबरन का जो दूसरा अर्थ है वह है अच्छा शब्द। ओके, और एक और अर्थ है व्यभिचारी। व्यभिचारी भी सुबरन के उसमें आया है और चोर भी। तो इसका जो है स्वर्ण सुबरन, तो सुबरन अगर हम इसको सोना लेते हैं, सोने को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो सोने को कौन ढूंढते फिर रहे हैं? कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, और अगर हम दूसरा मतलब लें इसका कि अच्छा रूप रंग, अच्छे रूप रंग को ढूंढते हुए कौन फिर रहे हैं? कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का मतलब यहाँ पर है अच्छा रूप रंग, स्वर्ण और अच्छा शब्द। ठीक है, ये तीन अर्थ है यहाँ पर, अच्छा शब्द, अच्छा रूप रंग, सुंदर रूप रंग और तीसरा है स्वर्ण। तो सुवर्ण को ढूंढते फिर रहे कौन है? वो है कवि व्यभिचारी और चोर। अब हम चलते हैं अर्थ अलंकार पे, तो लेट्स गो ऑन अर्थ अलंकार। तो अलंकार बहुत आसान है, अगर आप एक बार पढ़ लो ना, आप पूरी लाइफ इसको भूल नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये हिंदी में। चलो भाई, अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां काव्य में अर्थ के कारण क्या होता है भाई? क्या होता है? परिवर्तन होता होगा अवश्य। आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, परिवर्तन से आकर्षण उत्पन्न होता है। उसमें एक पंक्ति में काव्य सौंदर्य बढ़ता है उससे, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा, अर्थ के कारण। तो उसको अर्थ अलंकार। सिंपल सी बात है, जहां शब्द के कारण अच्छा, सिंपल सी बात है, देखो, शब्द के कारण आकर्षण उत्पन्न हुआ, सौंदर्य बढ़ा पंक्ति का, काव्य पंक्ति का, तो वहाँ शब्द अलंकार। अर्थ के कारण आकर्षण उत्पन्न हुआ, सौंदर्य बढ़ा, तो शब्द अर्थ अलंकार। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। अब अर्थ अलंकार हमने समझ लिया, शब्द अलंकार पूरा कंप्लीट हो चुका है, मिठाई बांटो इस बात की। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है भाई? उपमा अलंकार जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। अब देखो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन, माप तोल करेंगे कि किसी प्रसिद्ध वस्तु का किसी व्यक्ति से या वस्तु से जो कि सामान्य है, उससे हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो वो क्या है? उपमा अलंकार। तो वहां पे उपमा अलंकार आएगा। इसके देखो, एक हिंट दे देती हूँ, सबसे मेन पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। देखो, सी सा सरिस सम जैसा। देखो, अगर ये शब्द आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए, सरिस आ जाए, सम आ जाए, ऐसा अगर आपको कहीं पर भी ये शब्द दिखें, तो आप आंख बंद करके उपमा अलंकार लिख देना। आंख बंद करके कह रही हूँ मैं, आंख बंद करके। देखो, अब देखते हैं। हाय
कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस इश्यूज हैं, सो आई एम सॉरी, आई हैव टू राइट इन द कॉर्नर, ठीक है। हाय फूल सी, दवा पर है ना, फूल सी मतलब फूल जैसी, फूल सी कोमल, फूल जैसी कोमल लड़की बच्ची हुई राख की ढेरी। राख का ढेर असामान्य है, कोई समानता दिख रही है? नहीं दिख रही। वो असामान्य वस्तु है ना, अपार्जित वस्तु। सी आ गया, मतलब क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। और मैं जो बता रही हूँ, जैसे मैंने इसके लिए बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज लिख लेना, क्योंकि आप फिर आप बंद करके बता सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है। ओके, मैं इतना बड़ा बॉक्स बनाती हूँ, इसमें लिख देंगे बार बार, ठीक है। अब रूपक देखो, जग प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता। जग प्रसिद्ध वस्तु, जग प्रसिद्ध, जैसे हम ले लेते, चलो मून ले लिए, मून जग प्रसिद्ध है, इट्स फेमस इन द वर्ल्ड, यस। तो उनकी समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु, किसी सामान्य, कोई यूजुअल, जैसे कहेंगे यूजुअल वस्तु कि उससे समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण, आरोपण मतलब उसके जैसा बताया जाए, ठीक है, वह रूपक अलंकार होगा। जैसे चरण कमल बंदो एक सेकेंड, हरिराई, हरिराई, देखो इसमें क्या है, चरण कमल बंदो हरियाई। अब रूपक अलंकार की एक चीज बता दूं, ये योजक, ये योजक होते हैं इसमें ज्यादातर, ठीक है। चरण रूपी, चरण रूपी कमल में मुझे बांध लो अपने चरण रूपी कमल में, ठीक है। हरि राय, हरि, ए हरि, मेरे को अपने चरण रूपी कमल में स्थान प्रदान करो। इसका मतलब ये, अगर हम इसको अच्छे से समझे तो ये आएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना, ठीक है। चंद्र खिलौना के बीच में योजक है, चंद्र रूपी खिलौना, ठीक है। चंद्र क्या सुंदर होता है, और मतलब चंद्र रूपी खिलौना लेऊंगा मैं, ये क्या है, रूपी आ गया ना, योजक रूपी, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार। हमारा रूपक अलंकार भी हो गया है, बहुत आसान है रूपक अलंकार भी, ठीक है। अब बाकी के तीन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपको, बल्कि मैं बताऊं सबसे ज्यादा दिक्कत आ सकती है तो किसमें आ सकती है, श्लेष में। सिर्फ उसमें मैं कह सकती हूँ कि हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है, बल्कि किसी में भी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको समझाया इतने अच्छे तरीके से, आपको आनी तो चाहिए नहीं वैसे, बट हाँ कभी कभी होती है, डिफिकल्टी आ सकती है, तो हल्की फुल्की आ जाएगी उसमें, बट इनमें तो कुछ आ ही नहीं सकती आपको डिफिकल्टी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो हमारा उपमा भी हो गया, रूपक भी हो गया। अब आते उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए भी हमारे पास कुछ शब्द हैं जिससे हम उनको पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी लिख देते हैं, जनहू मनहू
जानो मानो जनो मनु ज्यो। ये भी हो ही जाएगा, आशा तो है मुझे, आप कर लेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। देखो उत्प्रेक्षा में क्या है, जनहु मनहु जानो मानो जनो मनु ज्यो। मतलब अगर किसी भी काव्य पंक्ति में आपको जनो मनु जानो मनो जनो मनु ज्यो इनमें से कोई भी शब्द मिले, आँख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दो, पूरे नंबर। इनमें नंबर नहीं कर सकते आपके। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां एक वस्तु में दूसरे की संभावना हो या कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अभी हम उदाहरण ले लेते हैं, उसका मोर क्रोध ऊपर आपको दिखेगा अच्छे से। मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से के अंदर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूपक लिख दोगे, ठीक है। तनु भी होता है, नहीं उत्प्रेक्षा का होता है। और मानो तो आपको बताया था मैंने, जनु मनु जानो मानो, ठीक है। जोर से सोता हुआ सागर जगह। देखो उस काल मोर क्रोध के तनु का अपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। मानो आ गया उत्प्रेक्षा, देखने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था। बस आप ये ध्यान रखो, तनु तनु भी आ सकता है, ठीक है। तनु इतना कॉमनली यूज नहीं होता है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, बट हाँ आप तनु लिख सकते हो, मैं आपके लिए लिख देती हूँ इधर। ओके, इजी है ना, बहुत इजी है, मैंने कहा था आपको, मक्खन की तरह समझ आएगा आपको ये। अगर मक्खन की तरह समझोगे तो, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा आपको क्लास में, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अतिशयोक्ति होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और पूरी लंका सिगरी जल भी गई और निशाचर भी भाग गए। जब आग ही नहीं लगी उनकी पूंछ में तो लंका सिगरी कैसे जली? बड़ा चढ़ा के बोला ना, और निशाचर भी कैसे भागे? तो ये चीज है। अब एक और है, नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि नदी बहुत बड़ी है, ठीक है, अब घोड़ा उस पार कैसे जाए? ठीक है, तो राणा ने इस पार देखा, उस पार देखा, तब तक चेता था उस पार। राणा ने इस पार देखा, तब तक चेता उस पार पहुंच भी गया, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा चढ़ाकर, एक बार हम इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। जब किसी गुण स्थिति को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार है। मैंने पहले बता दिया था आपको, तो इसमें वही उदाहरण दिया हुआ है, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़कर ही समझ आ जाएगा। ओके,
देख लो साकेत, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिखवा देती हूँ। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, अब देखो साकेत नगरी है, साकेत नगरी यही है धरती पर, पृथ्वी पर, और वो स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है? गगन में जा रही है, मतलब आसमान में जा रही है। ऐसा हो सकता है? मतलब इलॉजिकल बात कही हुई है, तो जहाँ इलॉजिकल बातों अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, हो गया, आपको समझ आ गया? आई होप आना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगेन सॉरी। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। मतलब बाण अभी तक शरीर तक भी नहीं पहुंचे और शत्रु भू पर भी गिर गए। हो गई लॉजिकल बात, हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदी पड़ी, वही वाला है, तो मैंने बता दिया ना, आगे नगरी पड़ी है, 5 घोड़ा कैसे उतरे, 5 चेतक ने देखा, वो राणा ने देखा इस पर चेतक, तब तक चेतक था उस पर। ठीक है, आसान चीज है वाली। हो गया आपकी बुक से, तो बुक में दिया नहीं हुआ है, मैंने बुक से इसलिए दिया था जिससे मैं अच्छे से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अब देखो मानवीकरण बच गया है लास्ट, अतिशयोक्ति हो गया, मानवीकरण में भी पक्का कर देते हैं। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जन अचेतन प्राणी, ठीक है, पक्षी, मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना, जो प्राकृतिक चीज है। अब देखो हम मानवीकरण पर थे ना, तो मानवीकरण का हमने बताया था कि प्रकृति, पर्यावरण, जड़ चेतन से संबंध। ठीक है, अब मैं इसकी भी आपके लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन लेके आई हूँ। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? देखो पर्यावरणीय चीज जैसे पेड़ पौधे, आसमान, धरती, अन्य बहुत सारी चीजें, उनको हम किस तरीके से दिखाएं? जैसे मानव की तरह कार्य करते दिखाएं। जैसे आए महंत वसंत, कोई वो चल के तो आएंगे नहीं, आप खुद सोचो। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के, अब ये लिख देते हम, ये अच्छा उदाहरण है इसका। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, मेघ मतलब बादल, आए बड़े बन ठन के सवर के, वो इंसान तो है नहीं जो बन ठन के आएंगे, कॉमन वाली चीज हो गई, दिमाग लगाने वाली चीज। तो अगर आपको ऐसी चीज मिलती है, वो सीधा देखो मानवीकरण से पता चल रहा है, मानव का करण, मानव के आकरण में, मतलब मानव के रूप में हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मेघ तो बन ठन के सवर के आएंगे नहीं, कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, अभी और उदाहरण लेके आते हैं आपके लिए। तट पर, इधर ही लिख देते हैं हम, तट पर एक गुलाब सोचता, तट, सोलमेंट प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हो सकती है दिक्कत, तट, तट, ओके, तट, तट पर एक गुलाब सोचता है। गुलाब के पास दिमाग होता है? गुलाब सोच सकता है क्या? दिमाग किसके पास है? मानव के पास। कैसे इलिजिबल बात हुई? तो इलिजिबल तो नहीं कहेंगे हम इसको, मानव के आकलन में बात हुई तो मानवीकरण है ये।
आपको बस पढ़ के समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना तो पड़ेगा। ओके, वैसे बहुत इजी टॉपिक है और मैंने आपको अपनी तरफ से तो अच्छे से समझाया भी है। सो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, अलंकार इज कंप्लीटेड। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क मी ऑन दी कमेंट बॉक्स। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पूछ सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप चाहें। क्वेश्चंस पूछो एंड मोर क्वेश्चंस पूछो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।